मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार के बारे में। हमने हमारी पिछली क्लास के वीडियोस के अंतर्गत हमारे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का ही सेकंड पेपर लिया था, जो था राजनीतिक विचारक, जिसमें 3 विचारक प्रमुख माने गए थे, मनु, कौटिल्य और शुक्र। आज हम, क्योंकि उन्हीं ने हमारी व्यवस्था को इंकित किया था, इसीलिए हम उनकी आज जो हम देखेंगे वह हमारे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, जिसे हम कहते हैं राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, यानी हमारा बेस कहाँ से हुआ, किसने शुरुआत की, वो तो हमने हमारे सेकंड पेपर के अंदर देख ही लिया था। अब हमारा बेस क्या है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हमारी व्यवस्था किस आधार पर आई? हमारे मूल आधार के रूप में, जिसे हम परंपरागत सिद्धांत के रूप में जानते हैं। परंपरागत सिद्धांत यानी प्राचीन स्थिति से उत्पन्न हुआ व्यवस्था, जिसे हम परंपरागत सिद्धांत कहते हैं। इस परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत राजनीति के अंदर हमने जो इसकी उत्पत्ति की बात की। अब चूंकि हमारे फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो इसकी परिभाषा दी गई है वह अंग्रेजी के शब्द पॉलिस से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं नगर राज्य। हमने मनु की व्यवस्था के अंतर्गत देखा था कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी, दैवीय सिद्धांत के माध्यम से। उसी तरीके से जब हमारा राज्य अस्तित्व के अंतर्गत आ गया तो हमारी इस व्यवस्था में हमने किसका आधार लिया? अपने अंग्रेजी शब्द पॉलिस का, जिसे हम नगर राज्य के नाम से जानते हैं। इस नगर राज्य के अंतर्गत हमारी राज्य की व्यवस्था में अनेक प्रकार की गतिविधियों का विचरण किया जाता है, जिसमें जीवन की घटनाएं, क्रियाएं, समस्याओं का अध्ययन प्रमुख है। हमारी व्यवस्था के अंतर्गत इसे हम 3 अर्थों में प्रतिपादित करते हैं। सबसे पहला राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा सरकार के अध्ययन के रूप में, और तीसरा व्यक्ति, राज्य और सरकार तीनों के ही अध्ययन के रूप में। हमने हमारे सेकंड पेपर के अंतर्गत इसकी काफी विस्तृतता से बताई कि एक राज्य का उदय क्यों हुआ। बलशाली व्यक्तियों से निर्बलों की रक्षा के लिए राज्य हमारा अस्तित्व में आया था। जब राज्य हमारा अस्तित्व में आया तो हमारी व्यवस्था को हमने किस प्रकार से लिया? उसके मूल आधार के रूप में। तो हमारा शुरुआती जो सिद्धांत है वो किस नाम से जाना जाने लगा? परंपरागत सिद्धांत। और इसी के अंदर हमने अगर नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया या वैज्ञानिक पद्धति को अपना लिया तो हमारा सिद्धांत किस नाम से जाना जाने लगा? आधुनिक सिद्धांत। तो हमारे मूल आधार का बेस क्या है? परंपरागत सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। अब हमारी इस राजनीतिक व्यवस्था में जो कि हमारा मूल आधार है, इसके 2 बेस हैं। सबसे पहला परंपरागत सिद्धांत, दूसरा आधुनिक सिद्धांत। परंपरागत सिद्धांत की जो हम परिभाषा कहते हैं, इसकी उत्पत्ति हुई अंग्रेजी के शब्द पॉलिस से, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। इसके अंतर्गत हम अनेक घटनाओं का वर्णन करते हैं, जीवन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, समाज में होने वाली समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाने लगा? हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था के अंतर्गत घटित होने वाली सभी घटनाओं का अध्ययन। अब वे घटनाएं हमारी किसी भी क्षेत्र में हो सकती हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में, या शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक घटनाएं हो सकती हैं। उन सबका अध्ययन हम किसमें करेंगे? इस परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमारी व्यवस्था में 3 आधार निर्धारित हुए, यानी हम राजनीतिक विज्ञान को कैसे जानेंगे, इसके मूल आधार को कैसे जानेंगे, जिसका 3 बेस हुए। सबसे पहला राज्य के अध्ययन के रूप में, दूसरा सरकार के अध्ययन के रूप में, और तीसरा राज्य, सरकार और व्यक्ति के अध्ययन के रूप में। इसकी पूरी विस्तृतता अपन ने अपने सेकंड पेपर के अंतर्गत देखी थी। जैसे कि राज्य का अध्ययन। अब हमारी इस व्यवस्था में राज्य का अध्ययन हमने कैसे किया? उसकी उत्पत्ति के माध्यम से। राज्य उदय में कैसे आया, कार्यों को कैसे संपन्न करता है, जिसमें हमने आधार किसका दिया था? सप्तांग सिद्धांत का, जिसके माध्यम से पूरी व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। अब हमारी व्यवस्था में राज्य जब अस्तित्व में आ गया
तो उसके कार्य भी निर्धारित हो गए थे कि वो किन किन कार्यों को करेगा, सरकार के तीनों अंगों के माध्यम से। अब चूंकि हमारी व्यवस्था का मूल आधार क्या है, परंपरागत सिद्धांत, तो परंपरागत सिद्धांत हमारी प्राचीन कथाएं, गाथाएं, पांडुलिपियां इनके अंतर्गत विदित होता है। जिस तरीके से हमारे ग्रंथ होते हैं रामायण के, महाभारत के, ये सारे क्या है, प्राचीन ग्रंथ ही है, जिनमें जो भी चीज हस्तलिखित रूप में या लिखित रूप में पाई जाती है वो हमारा किस रूप में परिणित हो जाता है, परंपरागत व्यवस्था के रूप में। अब इन व्यवस्था के अंतर्गत जिसे हम परंपरागत सिद्धांत के रूप में जानते हैं, यह हमारी कुछ अंधविश्वासों पे भी टिकी है, कुछ व्यवस्था पर भी टिकी है, कुछ कार्यों पर भी टिकी हुई है, लेकिन क्योंकि वो प्राचीन समय से चली आ रही हैं, इसलिए हम उनका स्वतः ही अध्ययन करने लग जाते हैं। इसी के साथ हमारी व्यवस्था जब आती है आधुनिक सिद्धांत यानी आधुनिक व्यवस्था की, तो इस आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत हम हमारी व्यवस्था में जो प्राचीन में चली आ रही व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार करके, जैसा आप मनु ने कौटिल्य की व्यवस्था में सुधार की स्थिति अपनाई थी, समझौते के माध्यम से राज्य की व्यवस्था को अपनाया था, उसी तरीके से आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके हम राज्य की व्यवस्था को देखते हैं। तो इसमें मेन प्रमुख क्या हुआ, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। अब वैज्ञानिक पद्धति हमारी कौन कौन सी है, हम विज्ञान की समस्याओं को समझने के लिए 5 तत्व मेन माने जाते हैं। सबसे पहले समस्या का होना, जब तक समस्या ही नहीं होगी हमारे पास तब तक हम समाधान किसका करेंगे, समस्या का होना। अब समस्या है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, तथ्यों को एकत्रित। जब तथ्य हमारे पास आ जाएंगे, यानी हमारे पास कोई घटना घटित हुई हमारे समाज के अंतर्गत, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस घटना स्थल पर पहुंचेंगे, घटना स्थल पर पहुंच के उनके तथ्यों को एकत्रित करेंगे। जब तथ्य हमारे पास एकत्रित हो जाते हैं तो हम उनका करते हैं आकलन कि वे सही हैं या नहीं हैं, और अगर वे हमें सही प्रतीत होते हैं, अब ये आकलन हम किस तरीके से करेंगे, वहां घटना स्थल पर जाकर व्यक्तियों से पूछकर, समझकर, वहां की गतिविधियों को जानकर, आस पड़ोस के व्यक्तियों से जानकर कि इस घटना का मूल आधार क्या है। उदाहरण के तौर पर अगर सड़क पे कोई सड़क दुर्घटना हो जाती है हमारी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जाकर उस घटना स्थल पर पहुंचता है व्यक्ति, पहुंचने के बाद उसके आसपास जो व्यक्ति खड़े हुए होते हैं उनसे पूछता है कि क्या समस्या हुई, कैसे हुई, एक्सीडेंट कैसे हुआ, जरूरत पड़ती है तो उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता है। यानी हमने क्या किया, पूर्णतः घटना स्थल पर जाकर। तो हमारी समस्या का इसमें सबसे पहले तथ्य कहां से स्थापित हुए, घटना स्थल। जब घटना स्थल पर हम पहुंच जाते हैं तब हम क्या करते हैं, तथ्यों को एकत्रित करते हैं, उन तथ्यों का आकलन करते हैं, आकलन के बाद उनका परिसंकलन करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम एक बार हमने जो पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया वो सत्य है। हो सकता है एक व्यक्ति कुछ और कहे, दूसरा व्यक्ति कुछ और कहे, तो हम उसका आकलन करने के बाद, तथ्यों के परखने के बाद अपनी व्यवस्था में अपनाते हैं। यानी वैज्ञानिक पद्धति रूप देने के लिए आधुनिक व्यवस्था के आधार पर हमारी व्यवस्था में इन तत्वों से होकर व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। तब हम किस पर पहुंचते हैं, निष्कर्ष पर। यानी हमारी व्यवस्था का मूल आधार क्या हुआ, आधुनिक व्यवस्था का वैज्ञानिक पद्धति। इसे हम किस रूप में जानते हैं, वैज्ञानिक पद्धति। तो फ्रेंड्स, हमारी राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार था, जिसके अंतर्गत हमारे 2 आधार माने गए। सबसे पहला परंपरागत आधार, दूसरा आधुनिक आधार। परंपरागत के अंतर्गत हमने अध्ययन किया राज्य का, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको अस्तित्व में कैसे आया, समाज के अंदर क्या व्यवस्था थी। क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वह हमारा परिवार से आया है, परिवार के अंदर समस्याएं उत्पन्न होने लगी, परिवार से धीरे धीरे हमारा समाज बना, और समाज में समस्याएं उत्पन्न होने से हमारा राज्य अस्तित्व के अंतर आया। तो जब हमारा राज्य अस्तित्व में आ गया तो राज्य में आने वाली समस्याएं हमारी व्यवस्था के अंतर्गत आई, जिसको सॉल्व करने के लिए हमने एक राज्य का निर्माण किया। देन हम किसका अध्ययन करते हैं, सरकार का। सरकार क्या है,
जिसे हम चुनकर भेजते हैं एक व्यवस्था के रूप में। अब चूंकि प्राचीन व्यवस्था थी तो राजाओं का राज्य था, जो कि हम मनु कौटिल्य की व्यवस्था में देख ही चुके हैं। तो राजा अपनी व्यवस्था को कैसे अंकित करता था? अपने सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से, जो कि हमारी पिछली वीडियोज में अपन ने दे ही रखा है। 7 अंगों के माध्यम से, जिसमें शासक सर्वोपरि था, मंत्री की सहायता से जनता के द्वारा नियम कानूनों को बनाता था और एक कोष दंड मित्र के आधार पर अपनी पूरी व्यवस्था को स्थापित करता था। यानी एक सरकार के रूप में एक शासक अपनी पूरी व्यवस्था को स्थापित करता था। और कार्य तो बेसिकली राज्य के सेम ही होंगे, क्योंकि चाहे राजा कार्य करवाए चाहे राज्य कार्य करवाए, क्षेत्र हमारे डिवाइड है। वर्तमान स्थिति को अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्य दो के अंतर्गत शासन व्यवस्था का विभाजन किया गया है। केंद्र के अंदर सारी व्यवस्था हमारी किसके हाथ में निर्धारित की गई है? प्रधानमंत्री के हाथ में। और राज्य के अंतर्गत राज्यपाल के हाथ में। लिखित रूप में हमारी व्यवस्था का क्या आधार है? ये सारी सत्ताएं हमारी किसके हाथ में निहित है? राष्ट्रपति के हाथ में। केंद्र हमारा राष्ट्रपति के द्वारा ही चलता है और हमारी जो राज्य की व्यवस्था है वह हमारी मुख्यमंत्री के द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी हमारी व्यवस्था का जो आधार है वो सरकार के अध्ययन के रूप में आता है। और सरकार के 3 अंग, जिसे हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के रूप में जानते हैं, वे अपने कार्यों को संपन्न करते हैं अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रहकर। हमारी व्यवस्था के अंतर्गत हमने इन तीनों को ही स्वतंत्र रहकर कार्यों का जो संपादन किया है वह हमारी व्यवस्था को आगे बढ़ाता है। देन हमारी व्यवस्था में इन तीनों का ही अध्ययन किया जाता है। कैसे? सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति हुई, जो किसका माध्यम कौन था? व्यक्ति। व्यक्ति ने किसका निर्माण किया? राज्य का। राज्य का जब निर्माण हुआ तो हमारी व्यवस्था में हमने किसको इंगित किया शासक के रूप में? सरकार को। आज का वर्तमान रूप तो हमारा यही है। प्राचीन रूप हमारा किस रूप में आता था? राजा के द्वारा मंत्रियों का निर्माण और मंत्री के द्वारा कार्यों की व्यवस्था। शुक्र की प्रशासनिक व्यवस्था में हमने सारी चीजें ये देखी ही है कि एक प्रशासन में किस तरीके से कार्यों को संपन्न कराया जाता है। तो राज्य में भी कार्य तो उसी तरीके से संपन्न किए जाएंगे, चाहे वो आधार कोई सा भी। अब चूंकि हमारा ये सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, तो परंपरागत के अंतर्गत तो जो हमारी व्यवस्था का बेस था वो एक शासक के द्वारा ही निर्धारित हुआ था। आज की वर्तमान स्थिति में जिसे हम आधुनिक व्यवस्था के नाम से जानते हैं, उसमें हमारी व्यवस्था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल इनके इधर से कार्यों को संपादित करती है। लेकिन ये हमारा सेकेंड ईयर का पार्ट है, इसमें हम विस्तार से नहीं जाएंगे। हमारे फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमारा जो मूल आधार बताया गया है वो है हमारा परंपरागत सिद्धांत, जिसके माध्यम से हम आधुनिकता की ओर बढ़ते हैं। तो परंपरागत सिद्धांत में इन तीनों ही तत्वों के द्वारा व्यक्ति के, समाज के और राज्य के व्यवस्था के द्वारा हम इसकी व्यवस्था को देखते हैं। इसकी 4 प्रकृतियां मानी जाती हैं। 4 प्रकृतियां यानी 4 क्षेत्र माने जाते हैं। सबसे पहला हमारा राजनीतिक संस्थाएं। हम इसमें किसका अध्ययन करते हैं? राजनीतिक संस्थाओं का, राजनीतिक सिद्धांतों का। राजनीतिक सिद्धांत में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं? राजनीतिक दल, दबाव समूह। राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। यानी हमारी ये सारी ही व्यवस्था जो है उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? हमारी इस राज्य की प्रकृति के अंदर, जिसके की परंपरागत सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अपने लास्ट वीडियो में अपन ने मंडल सिद्धांत को बहुत ही विस्तृतता से देखा था। मंडल सिद्धांत यानी 12 अवयवों का एक समूह, जिसके द्वारा एक शासक अपनी शासन व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बढ़ाने के लिए प्रयोग में करता है। तो हमारे इस परंपरागत सिद्धांत के अंतर्गत भी एक शासक का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व क्या रहता है? अपना ही नहीं, अपने साथ दूसरे राष्ट्रों के साथ संबंध बढ़ाकर अपने राज्य का विकास करना। हमारे राज्य का मेन उद्देश्य क्या है? हमारे सिद्धांत का मेन उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाना। यानी हमारी इन चारों क्षेत्रों के माध्यम से एक शासक अपनी पूरी व्यवस्था को स्थापित करता है, जो कि इंगित करता है हमारा परंपरागत सिद्धांत। और इसी सिद्धांत को अगर हम आधुनिक व्यवस्था के माध्यम से अपनाएं, वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अपनाएं, तो इन तथ्यों के माध्यम से उसे आकलित करके हम एक संपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, पहले अपने जो यह विषय है इसको हम राजनीतिक शास्त्र के नाम से जानते थे और वर्तमान में इसे राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत हमने सारी वैज्ञानिक टेक्नोलॉजियों को अपनाने की कोशिश की। आज अपना जो मौसम विज्ञान है वो क्या है? भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है।
हो सकता है कुछ समय के लिए उसकी भविष्यवाणियां सही नहीं हो, लेकिन एक क्षमता तो वो रखता ही है। इसीलिए फ्रेंड्स, जहां हमारे इस राजनीतिक विज्ञान का मूल आधार है, वह हमारा परंपरागत से आधुनिक सिद्धांत की ओर परिणित होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।